रही है कि दुष्यंत जी अपने इलाके में लूज़ कर गए, मुख्यमंत्री जी अपने इलाके में लूज़ कर गए। इसका आपके ऊपर क्या मंथन है, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? आम आदमी पार्टी की एंट्री जरूर एक बार दिखाई दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चुनौती राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एनडीए के समक्ष कोई आएगी, क्योंकि आज के दिन जो इमरजेंसी लगी है 1975, वो देश कभी भूल नहीं सकता। जो निर्दलीय भी थे वो भी आपकी तरफ आ रहे हैं जी। तो इन निर्दलियों को लेकर एक सवाल रहता है कि किसी शर्त के साथ आ रहे हैं या वो जीते रहते हैं। नगर निकाय का चुनाव हो चुका है, प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? देखिए, यहाँ की जो प्राथमिकताएं हैं, सदस्य के रूप में, सरपंच के रूप में, ब्लॉक समिति के रूप में वो चुनाव लड़ते हैं। पूर्व में भी लड़ते रहे और वर्तमान में भी लड़ेंगे। निशान का कोई उसमें नहीं ना इसमें कोई पार्टी। कभी बीच बीच में आप लोगों के ऊपर भी अघोषित इमरजेंसी जैसी बातें कही जाती हैं विपक्ष के द्वारा। एनडीए की काफ़ी टाइम से हरियाणा में कोई बड़ी रैली इस तरह से बात अस्तित्व में नहीं आई, चाहे किसान आंदोलन रहा हो या फिर जो भी कोई कारण रहा हो। उन्होंने भी यही समझ के इस चुनाव को लड़ा क्या कि आगे जो विधानसभा चुनाव है ये उसका सेमीफाइनल है, जो आमतौर पे। जय हिंद, जय भारत। मैं नवल सिंह और इस वक्त मेरे साथ हैं हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला जी। सुभाष जी, नगर निकाय के चुनाव हुए हैं जी, और मीठी मीठी मुस्कान है आपके चेहरे पे। हरियाणा में भी कुछ और टोहाना में भी कुछ, तो क्या माने सुभाष जी का हर जगह जादू चला है? देखिए, जादू कोई एक व्यक्ति का अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखें तो नहीं होता। ये पूरा एक टीम वर्क होता है। चाहे प्रदेश की बात करें, प्रदेश में गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन इस स्थानीय निकाय के चुनाव में किया है और इसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में भी जो भी चुनाव आएंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो इसको आप लोगों ने भी यही समझ के इस चुनाव को लड़ा क्या कि आगे जो विधानसभा चुनाव है ये उसका सेमीफाइनल है, जो आमतौर पे चर्चाएं हो रही थी? देखिए, इसमें हर व्यक्ति अपना दृष्टिकोण होता है उसका देखने का चीज़ों का। हम इसको जो वर्तमान का जो चुनाव है उसको वर्तमान के हिसाब से ही देख करके चल रहे थे और परिणाम भी वर्तमान के हिसाब से है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ, चाहे टोहाना की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो उन परिस्थितियों के आधार पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि लोगों ने कि अपने अपने क्षेत्र का विकास कौन व्यक्ति ठीक प्रकार से करवा सकता है, कौन व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ हैं, चाहे वो जन कल्याण की नीतियाँ हैं या फिर वो विकास की नीतियाँ हैं, स्वच्छ अभियान है, हर घर नल से जल है, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीमें हैं, वो व्यक्ति जो ठीक प्रकार से लोगों तक लाभ पहुंचा सकता है, वो पार्टी जिसका नुमाइंदा ठीक प्रकार से काम कर सकता है, उसके आधार पर लोगों ने वोट दिया है। और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फैसला टोहाना और हरियाणा की जनता ने इस चुनाव के अंदर दिया है। आपने टोहाना और हरियाणा कह दिया, तो हरियाणा स्तर का भी कोई बातचीत की जा सकती है आपसे? देखिए, वो तो आप जिस प्रकार का भी सवाल आप करना चाहें। हरियाणा सार्वजनिक ब्यूरो के चेयरमैन भी होंगे, तो थोड़ा सा ये बताइए, जैसे बात आ रही है कि दुष्यंत जी अपने इलाके में लूज कर गए, मुख्यमंत्री जी अपने इलाके में लूज कर गए, इसका आपके ऊपर क्या मंथन है, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? देखिए, चुनाव की हार जीत इसको हम मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र से जोड़ करके ना देखें तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि हर स्थान के जो अपने परिणाम होते हैं वो परिणाम अलग अलग मुद्दों के ऊपर आते हैं, अलग अलग वहाँ पर जो परिणाम के कारक होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इनको इस चीज़ से जोड़ करके देखना चाहिए। वोट परसेंटेज के तौर पे अगर बातचीत की करते हैं हम, जो वोट परसेंटेज आ रही है एक तरह से आंकड़ों के रूप में, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इस वक्त कहीं ना कहीं मैदान में होगी। उसमें कांग्रेस जो है वो पिछड़ी है, हालांकि जेजेपी की तरफ से भी आया कि उनका वोट परसेंटेज कुछ बढ़ा है। तो इस पूरे ओवरऑल जो वोट शिफ्टिंग है इस तरह का, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में बहुत सारे फैक्टर रहते हैं लोगों को वोट डलने के। अब जैसे आपने कांग्रेस की चर्चा की, जेजेपी की चर्चा की, आम आदमी पार्टी की चर्चा की, और जहाँ तक हरियाणा की और देश के संदर्भ में बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती जा रही है। तो राजनीति में शून्यता कभी नहीं होती है।
ठीक है, एक दल अगर कहीं कमज़ोर होता है तो दूसरे दल को कहीं मजबूती मिलती है। और हमारे देश में और हरियाणा में तो कई कोणीय राजनीतिक मुकाबला होता है। जी, 3-3, 4-4 दल बहुत सारे प्रदेशों में आमने सामने होते हैं। कुछ प्रदेश हैं जिनमें सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मुकाबला होता रहा है, लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश में पहले भी कई दल आमने सामने होते रहे हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की राजनीति के तौर पर हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी एक शिफ्ट कर रही है चीज़ें? देखिए, आम आदमी पार्टी की एंट्री जरूर एक बार दिखाई दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई मजबूती हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार के सपने इन लोगों ने दिखाए, आम जन को दिखाए, दिल्ली की जनता को दिखाए, पंजाब की जनता को दिखाए, और ख़ास करके क्योंकि पंजाब और हरियाणा तो मिलता जुलता है। जी जी। और दिल्ली की राजनीति का हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य पे अगर कोई प्रभाव पड़ता जी। तो आम आदमी पार्टी बहुत साल से वहाँ पे सत्ता में है तो वो पड़ चुका होता। लेकिन पंजाब का हरियाणा के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव कई बार पड़ता दिखाई देता भी है, और लोग भी इस बात को मान रहे थे। लेकिन मैं लोगों की बात को ही अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जब पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की तो एकदम से हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये लगने भी लगा था कि हाँ, हरियाणा प्रदेश में भी एंट्री हो सकती है। लेकिन जो कार्यकाल अभी तक का पंजाब सरकार का है, आम आदमी पार्टी की सरकार का है, उस कार्यकाल के आधार पर हरियाणा प्रदेश में जो लोग इस प्रकार की सोच रखते थे कि कहीं आम आदमी पार्टी अपना स्थान बनाएगी, मुझे लगता है कि लोगों की वो धारणा, लोगों की वो सोच धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। और आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ कदम दिखाई दे रहा था वो अब रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा लोगों को कोई विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि कितना आगे बढ़ेगी, कितना नहीं बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता इससे आगे कोई आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ेगी। एनडीए की काफ़ी टाइम से हरियाणा में कोई बड़ी रैली इस तरह से बात अस्तित्व में नहीं आई, चाहे किसान आंदोलन रहा हो या फिर जो भी कोई कारण रहा हो। इस बीच दुष्यंत जी का बयान आया है, मुख्यमंत्री का जी, कि हरियाणा में हम इस तरह की कोई रैली प्लान कर रहे हैं। तो ये जो रैली है उनकी तरफ से आए, इकट्ठे करेंगे, बड़ी करेंगे, कोई इसके लिए क्या कार्यक्रम चल रहा है आपकी तरफ से? देखिए, अभी तक कोई मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, समाचार पत्रों के माध्यम से ज़रूर ये बात ध्यान में आई है कि हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी ने कोई बात करी है केंद्रीय नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से। अब वो बेहतर बता पाएंगे कि रैली होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी वो, क्योंकि इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। राष्ट्रपति चुनाव को चुनौती मानते हैं या क्लियर मान के चल रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चुनौती राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एनडीए के समक्ष कोई आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए के साथ साथ और बहुत सारे दलों ने एनडीए को समर्थन करने की घोषणा की है, तो उससे लगता है कि एक तरफा जीत एनडीए के उम्मीदवार की इस चुनाव के अंदर होगी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का एक चेहरा एनडीए ने और एनडीए में खास करके भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए दिया है, एक आदिवासी क्षेत्र से आने वाला एक इस प्रकार का व्यक्तित्व जो निचले स्तर से संघर्ष करके आता है, और उस संघर्ष का जो परिणाम है उससे आम जन को प्रेरणा भी मिलती है। और एक आदिवासी समाज का एक इस प्रकार का व्यक्तित्व अगर अपने संघर्ष के बूते पर, जिसका एक अपना स्थान समाज के अंदर हो, वो राष्ट्रपति पद के ऊपर अगर चयनित होकर के आता है, निर्वाचित होकर के आता है, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम सब लोगों को बड़ी खुशी भी होगी। और निश्चित रूप से ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जो इस प्रकार का समाज जो कई कारणों से लगातार लंबे समय तक कहीं पिछड़ा रहा हो, उसमें एक नए आत्मविश्वास का उसमें जागरण होता है। और ये जो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा, इस चुनाव के बाद मैं समझता हूँ इस प्रकार का एक नया उत्साह ऐसे जो वंचित वर्ग के हमारे बंधु हैं उनके बीच में आएगा। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी मदद की बातचीत आ रही है, किस तरह से देखते हैं? जैसे मैंने कहा अभी एनडीए के अलावा बहुत सारे दल इसमें, जैसे उड़ीसा से बीजेडी ने भी इसके समर्थन की बात की है, तेलंगाना से भी टीआरएस ने शायद इसके समर्थन की बात की है।
आप कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को इसमें आगे आना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का एक चेहरा, आदिवासी चेहरा एनडीए ने तो राष्ट्रपति पद के लिए तो उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है, उसके नाते उनकी भी यही है कि वो आदिवासी के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि बीजेपी के जरिए। देखिए, हर दल का एक अपना एक निर्णय लेने का तौर तरीका होता है और उसके जो अपने सिद्धांत होते हैं, उसकी जो नीतियाँ होती हैं उस पार्टी की, उसके आधार पर वो फैसला लेते हैं। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का अगर वो फैसला इस प्रकार का लेते हैं एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन करने का, तो बहुत एक सहज और स्वाभाविक सा फैसला ये होगा। स्वाभाविक समझ। आज का जो दिन है 25 जून 1975, इमरजेंसी लगी थी जी, तो उस वक्त आप ने देखा होगा इस माहौल को, और आज भी आपने अपने जो दिन है इसको लेकर भी आप लोगों ने कुछ प्लानिंग किया होगा जी। किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज के दिन जो इमरजेंसी लगी है 1975, वो देश कभी भूल नहीं सकता। एक इस प्रकार की लीडरशिप श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय की देश की बहुत बड़ी नेता थी, लोकप्रिय नेता थी, लेकिन जितनी लोकप्रियता उन्होंने पाई उसके कारण से उसी अनुपात में, उस लोकप्रियता के अनुपात में मैं समझता हूँ कि उनका अहम भी बढ़ा, और उस अहम की संतुष्टि के लिए उन्होंने इमरजेंसी के रूप में इस देश को इतना बड़ा एक, मैं समझता हूँ वो एक झटका दिया, एक धक्का दिया। उससे देश को उभरने में बहुत लंबा समय लगा। जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों को एक एक करके जो भी आंदोलन करते थे इसके खिलाफ, उनको लंबे लंबे समय तक जेलों के अंदर डालना, और इस प्रकार से जो यातनाएं, जो प्रताड़नाएं उस समय इंदिरा जी की इस घोषणा का, जिन्होंने भी विरोध किया, इमरजेंसी का विरोध किया, उन लोगों को सहन करनी पड़ी। और मैं समझता हूं कि आज का दिन हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में एक काला दिन कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का काम उस समय में हुआ था और केवल अहम की संतुष्टि के लिए, और कुछ भी नहीं था। तो मैं समझता हूं कि आज पूरे देश में जिस प्रकार से उस समय से लेकर के वर्तमान या फिर उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं जो इस बात को पसंद नहीं करती, इस बात के लिए हमेशा से जो विरोध में रहते हैं इमरजेंसी के, आज वो सब लोग अपने अपने तरीके से इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी ये बात ध्यान करवा रहे हैं कि इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जी, कभी बीच बीच में आप लोगों के ऊपर भी अघोषित इमरजेंसी जैसी बातें कही जाती हैं विपक्ष के द्वारा, उनको वर्तमान इस परिदृश्य में कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन जिस प्रकार का शासन देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रहा है, इसमें जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, चाहे वो आम जन की बात करें या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष की बात करें, हमारी सरकारें, चाहे देश में एनडीए की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, इसी आधार के ऊपर आगे बढ़ रही हैं। बाकी कोई विपक्ष का आदमी तो कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, यानी उस इमरजेंसी और ऐसी कोई इमरजेंसी। देखिए, ये तो आप लोग भी इसका आकलन कर सकते हैं, आप भी एक जागरूक पत्रकार हैं। हमारे पास एक सवाल आया तो हमने आपके यहाँ शिफ्ट कर दिया। हाँ, नहीं, वो ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं आमजन के लिए भी कह रहा हूँ, आमजन को इस प्रकार की बात बताए कि कहाँ देश के अंदर या प्रदेश के अंदर इस प्रकार की कोई एक भी घटना हमारी सरकार के समय में हुई हो जिसके कारण से लोगों को लगा हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटा जा रहा है। यहाँ तो इस प्रकार के बड़े बड़े इशू आते हैं, सरकार उनको सहज रूप से सबको साथ लेकर के जैसे वाली बात है उस आधार पे आगे बढ़ती है। कहीं कोई ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है हमारी सरकार के दौर में इस प्रकार का। नगर निकाय के चुनाव रहे जी, अब पंचायती चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर तैयारियाँ अभी से शुरू हैं या अभी कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सर्वे चल रहा है? नहीं, अभी क्या है कि जैसे स्थानीय निकाय के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी निगम के चुनाव, परिषदों के चुनाव ज़्यादातर अपने सिम्बर पर लड़ती है, ऐसी एक परंपरा हमारी चली आ रही है। और क्योंकि इस बार पहली बार नगर परिषद के चुनाव सीधे हुए थे, इसलिए पहली बार हमने इसमें अपने पार्टी सिंबल पे जो जहाँ जहाँ पार्टी के नेताओं ने सिंबल मांगे थे वहाँ पर दे करके चुनाव लड़वाए हैं। और जहाँ तक बात है
पंचायती राज चुनाव की। देखिए, पंचायती राज चुनाव में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के नाते उसमें कोई बहुत ज़्यादा पार्टी अपने सिंबल के ऊपर चुनाव लड़वाने की कभी पहले भी हमने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रखी है। और वर्तमान में भी हाँ, हमारे कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता, वो चाहे मेंबर पंचायत से लेकर के जिला परिषद के पंचायत जो होती है हमारी, उसके सदस्य के रूप में, सरपंच के रूप में, ब्लॉक समिति के रूप में वो चुनाव लड़ते हैं। पूर्व में भी लड़ते रहे और वर्तमान में भी लड़ेंगे। निशान का कोई उसमें नहीं ना, इसमें कोई पार्टी अपने चिन्ह पर अभी तक की व्यवस्था ऐसी है कि नहीं लड़ती आई। बाकी अभी पार्टी की कोई, जब ये चुनाव घोषित होंगे उससे पहले कोई बैठक होगी, बाकी निर्णय पार्टी अपनी बैठक में लेती है। अभी ऐसा, देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सिंबल पर तो लड़ते नहीं है। हाँ, जहाँ सिंबल पर लड़ते हैं उसकी तैयारी भी होती है। जैसे हमने निकाय चुनाव में तैयारी की थी, हर स्थान की हमारी तैयारी थी, चाहे वो नगर पालिका थी चाहे परिषद थी। निकाय चुनाव में देखा गया पूरे प्रदेश में जो निर्दलीय भी थे वो भी आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये निर्दलीयों को लेकर एक सवाल रहता है कि किसी शर्त के साथ आ रहे हैं या वो इस वक्त प्रभावित हो गए, किस तरह का रहा है सारा सिस्टम? नहीं, देखिए इसमें निर्दलीय में ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे हैं जी। अब बहुत सारे स्थानों पे, जैसे जहाँ सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जिन पालिकाओं में, वहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने लड़ रहे थे। जैसे भुना के अंदर लड़ रहे थे, तो वो जितने लोग लड़ रहे थे सारे भारतीय जनता पार्टी के थे। तो वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के बहुत सारे लोग जो किसी कारण से 2-2, 3-3 कार्यकर्ता जैसे चुनाव लड़े, उसमें से जीत करके आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। वो टोहाना से विशेष आपका कार्य क्षेत्र रहता है, राजनीतिक क्षेत्र रहता है, नगर निकाय का चुनाव हो चुका है, प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? देखिए, यहाँ की जो प्राथमिकताएं हैं, नगर परिषद की टीम, चेयरमैन और पार्षद, ये हमारे संपर्क के लोग बहुमत में जीत करके आए हैं। पार्षद भी बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं। कल भी 14 से ज़्यादा पार्षदों ने आकर के मुझसे भेंट की है। तो उनसे कल मैंने चर्चा की है, बैठ करके यहीं पे उनसे बैठक हुई है कि अपना अपना जो क्षेत्र है, उनका अपना अपना जो वार्ड है वो, और समग्रता की बात करें तो फिर नगर परिषद का क्षेत्र टोहाना का, उसमें एक तो उन्होंने किस किस प्रकार के वायदे किए हैं, चाहे वो हमारे चेयरमैन हैं नगर परिषद के या फिर पार्षद जो चुन करके आए हैं, एक वो, और दूसरी कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं। गली के अंदर सफाई की व्यवस्था है, पानी ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी स्ट्रीट लाइट ठीक है नहीं है, पीने के पानी की कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सप्लाई की कहीं कोई निकासी में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर हमने कल सब ऐसे जो चुने हुए यहाँ प्रतिनिधि आए थे उनसे चर्चा की है कि प्राथमिकता के आधार पर ऐसी छोटी छोटी जो जन की समस्याएं होती हैं उनके समाधान में तुरंत लगें वो। और मैं एक विश्वास ये आपके माध्यम से टोहाना नगर परिषद क्षेत्र की जनता को दिला सकता हूँ कि जिस प्रकार की अच्छी टीम जीत करके आई है, उसमें नए 22, 23, 24 साल के नौजवान भी हैं और उसमें अनुभवी लोग भी हैं। उसमें दूसरी तीसरी बार के उसमें पार्षद भी जीत करके आए हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो एक अनुभवी टीम टोहाना नगर परिषद क्षेत्र को मिली है, निश्चित रूप से ये जो काम करवाएगी, इनका जो विज़न है, अपना विज़न है, और साथ में फिर भारतीय जनता पार्टी भी मिल करके इनके साथ जो भी समस्याओं के समाधान में हमें करना होगा वो करेंगे। तो निश्चित रूप से टोहाना क्षेत्र की जनता को ये विश्वास रखना चाहिए कि अच्छा काम नई टीम टोहाना क्षेत्र में करेगी। फिर मेरा एक सवाल और रहता है सबसे लास्ट में, कुछ मैं पूछना भूल गया और आपको लगता हो कि ये बताना चाहिए था इसके अंदर, या नवल ने पूछना चाहिए था? नहीं, इसमें तो बहुत सारी बातें मुझे लगता है इसमें आई गई हैं, चाहे वो राजनीतिक, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात हो और या फिर पुरानी इमरजेंसी की बात हो। मुझे लगता है सारी चीज़ें इसमें आपने अच्छे तरीके से शामिल की हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ये हैं हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला जी। मेरे को ये कहने की ज़रूरत भी नहीं, आपको पता ही है, आप तस्वीर से चिर परिचित हैं, और इनसे मैंने बात की। और आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और समय समय पर बयान जारी होते रहते हैं। जो सवाल पहले, जिन सवालों के जवाब आपको पहले मिल चुके हैं वो सवाल मैंने इनसे नहीं पूछे, फिर भी आप क्या कुछ और जानना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दोबारा रिक्वेस्ट मैं इनसे कर लूँगा और फिर इनके पास आ जाऊँगा, और मुझे लगता है मुझे समय मिल ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, स्वागत आपका, धन्यवाद।